हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। और आज हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे: पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में ये तीनों टर्म्स कवर नहीं है, लेकिन रेफरेंस बुक्स में ये कवर होती हैं, तो इसलिए हम लोग भी इनको कवर कर रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन समझते हैं पहले तो क्या चीज़ है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सॉल्वेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट बहुत कम है, तब हम लोग पीपीएम का सहारा लेते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। अब ये पीपीएम है क्या? अगर मैं पीपीएम मास के अकॉर्डिंगली फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास लेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। पर मिलियन है, m का मतलब मिलियन है, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁶, 10 लाख जिसको आप बोलते हो। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास पर मिलियन के हिसाब से कि अगर मेरे पास जो भी सॉल्यूशन है, अगर मैं उसका मास 10⁶ लेता हूँ तो उसमें कितना मास किसका आएगा? सॉल्यूट का होगा। उसे वी कॉल पीपीएम, जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन। यस, ओके। उसके बाद देखिए, अगर हमें सपोज करो एटमॉस्फेयर में किसी गैस की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है और गैस का अमाउंट बहुत कम है, जैसे ये तो सॉल्यूशन के लिए हो गया। अगर गैसेस की बात करें तो हम लोग पीपीएम कैसे फाइंड करेंगे? आपने करना कुछ नहीं है, आप मास की जगह पर क्या कर दोगे? वॉल्यूम कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस। जिस गैस की भी आप कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हो उसका वॉल्यूम ऊपर लिख दोगे और नीचे लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि हमने एयर के अंदर फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लाई बाय 10⁶, क्योंकि ये भी पीपीएम है। फ़र्क क्या है? ये गैस वाली बात कर रहे हैं और ये हम लोग सॉल्यूशन वाली बात कर रहे हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस इन पीपीएम बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रादर देन मास। तो ये कहानी है जो आप लोगों को याद रखनी है। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन आई थिंक बहुत इजी है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, बस मल्टीप्लाई बाय 10⁶ करना है। अभी तक आप मास परसेंटेज की बात कर रहे थे तो इंटू 100 कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूट इतना कम नहीं होता कि आप मतलब उसको 100 पे निगलेक्ट कर सको, लेकिन यहाँ पे बहुत ही थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए मैं 100 पे अगर फाइंड करूँगा तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी आ जाएगी। तो दैट इज़ वाई मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10⁶ के साथ। तो ये चीज़ है जो आपकी याद रखनी है। तो पीपीएम हमारा कवर होता है। अब अपन चलते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ, इसको अपन क्लियर करें। ओके, चलिए नॉर्मेलिटी की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी की पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक वर्ड है यहाँ पर, वो लिखना ज़रूरी है और वही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बाकी चीज़ों से कैसे अलग हो जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लो जी, फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने। पहले नॉर्मेलिटी करने से पहले मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, समझना आपके लिए इजी रहेगा। मैं इधर लिख लेता हूँ मोलैरिटी। अगर आपको याद हो प्रीवियस सेशन में हमने मोलैरिटी की फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें क्या लिखा था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ज़रा मैच करके देखो दोनों फॉर्मूलाज। आपको डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलता है और यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल रहा है, तो यानी कि ये वाली टर्म दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे न्यूमिनेटर में, यहाँ पर भी सॉल्यूट की बात हो रही है, कॉमन चीज़ जो देखिए यहाँ पर भी सॉल्यूट की बात हो रही है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर है मोल्स और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। आगे सुनिए, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला सुनिए क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट की बात हो रही है तो मास भी सॉल्यूट का लेंगे। नीचे लिखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। फर्क देखना शुरू करना पड़ेगा आपको। ऊपर वाली टर्म और ये ऊपर वाली टर्म फर्क है। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ये मोल्स है। मोल्स का फॉर्मूला यू नो मास अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये वाली चीज तो सेम आ गई, ये वाला पार्ट तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर भी है और मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर भी है। लेकिन फर्क क्या हुआ? यहां पर डिवाइडेशन हो रही है मोलर मास से, यहां पे डिवाइडेशन हो रही है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से। अभी इस फर्क को थोड़ा और कम करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जो बताना था वो तो बता दिया, अब तो आप लोगों को आगे समझाना है कि क्या होगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, जो मेरे पास इक्विवेलेंट मास होता है इसका फर्दर फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, जो इक्विवेलेंट मास है उसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, जो इसके नीचे टर्म आएगी वो वेरी करेगी। वो क्या क्या टर्म हो सकती है, मैं आपको वो सारी टर्म्स यहां पर स्लैश में लिखवाऊंगा। वैलेंसी भी हो सकती है, बेसिसिटी भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल हो सकती है, या चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन आयन। इतना सारा कुछ आप सोचोगे कि आपको कैसे याद रहेगा, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि नॉर्मेलिटी कैसे डिफरेंट है। नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है, मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आया। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, जो मोल्स में भी यूज होता है। नीचे आ गया इक्विवेलेंट, ऊपर मास सेम टू सेम है। जो इक्विवेलेंट है उसका फर्दर फॉर्मूला ये रहा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या मेरे पास सॉल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वैलेंसी आएगी, बेसिसिटी आएगी, एसिडिटी आएगी, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी आएगी, चार्ज आएगा, एक और चीज़ है इलेक्ट्रॉन गेन्स या लूज, ऑक्सीडाइजिंग या रिडक्शन की जब बात होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये किसकी इक्वल है? ये मोल्स की इक्वल ही तो होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है? ये सॉल्यूट ही, सॉल्यूट के मोल्स ही तो निकल के आए हैं। और इधर लिखता हूं मैं ग्राम
इधर आ रहा है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या बन गया, मोल्स बन गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और जो ये टर्म है वैलेंसी है, बेसिसिटी है, कुछ भी है, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वैलेंसी इधर लिख देते हैं अपन, वैसे समझ तो आप गए होंगे कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी स्लैश, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो इन शॉर्ट अब अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला में ये चीज़ पुट कर दूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये किसके इक्वल है, मोल्स इनटू वैलेंसी वगैरह कुछ भी, मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी वगैरह, मतलब इसमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है कि जो नॉर्मेलिटी है n मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी या एसिडिटी या बेसिसिटी कुछ भी हो सकता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इनफैक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के करोगे तो आपको इजी लगेगा। क्या चीज़ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। पहले तो इस चीज़ को बिठाओ, अभी तक आप मोल्स मोल्स पढ़ते आए हो, मोल्स की जगह पर मुझे क्या याद रखना है अब, ग्राम इक्विवेलेंट। फिर मोल्स लेते थे अपन, तो मोल्स का फॉर्मूला लिखते थे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, मास सेम चीज़ है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास की जगह पर इक्विवेलेंट मास आ गया, यानी कि मॉलिक्यूलर को किसने रिप्लेस कर दिया, इक्विवेलेंट ने रिप्लेस कर दिया। इक्विवेलेंट का फर्दर फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट। आपका क्या चीज़ है, अगर वो एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी लिखेंगे, अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लिखेंगे, अगर वो बेसिक है तो उसकी एसिडिटी लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ मेटल लिखेंगे पॉजिटिव, या चार्ज ऑन आयन अगर वो एक आयनिक कंपाउंड होगा। तो ये कहानी है जो आप लोगों को याद रखनी है। और फॉर्मूला अगर आप इस तरीके से याद कर लें फिर तो बल्ले बल्ले है। n इज इक्वल टू m इंटू वैलेंसी। मोलैरिटी तो आपको पता ही है कि कैसे कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मल्टीप्लाई वाली जो ये टर्म है वो आपको डिपेंड करती है कि कौन सी टर्म ले रहे हैं। ओके, क्लियर है। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है नॉर्मेलिटी की। एक अपन न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी आप लोगों को। और इन केस आपको डाउट हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, तो मैं ना दोबारा इसको अपलोड कर दूंगा, मतलब किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ नॉर्मेलिटी का। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 9.8 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे नॉर्मेलिटी पता करनी है। चलिए अब देखिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मैं जानबूझ के यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला रिवाइज होते जाएंगे हमें दोबारा, और जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं मन से ज़्यादा जल्दी हमें डन होती हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। यही किया था मैंने याद, बिल्कुल हमने यही याद किया था। उसके बाद मोल्स ऑफ नॉट मोल्स, मास था यहाँ पे बेटा, मास,
ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। उसके बाद क्या किया था, मास तो मास ही लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास को मैंने क्या लिखा था फर्दर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या आएगा, नीचे वैलेंसी या एसिडिटी या बेसिसिटी कुछ भी आ सकता है। मैं फिलहाल के लिए 2-3 टर्म लिख देता हूँ, वैलेंसी भी आ सकता है, एसिडिटी भी आ सकता है, बेसिसिटी भी आ सकता है, या 2-3 टर्म्स जो भी थी वो भी कुछ कुछ आ सकता है। ठीक है, अब सॉल्यूट है यहाँ पे H2SO4, व्हाट इज द मास 9.8, मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, H2SO4 का हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 × 2 2 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64 हो गया, तो ये 8 9 98 आ गया, जो कैलकुलेशन कितनी ईजी होगी। वैलेंसी ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए क्या चीज़ है, ये मेरे पास एक एसिड है, तो जब भी मेरे पास एक एसिड होगा तो जो यहाँ पे लिखा है ना अपनी वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, तो एसिड के हिसाब से मुझे यहाँ पे नीचे प्लेस करनी है बेसिसिटी, बेस के केस में एसिडिटी और एसिड के केस में बेसिसिटी। तो फिर वैलेंसी कहाँ लगाएंगे, अगर मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट की बात होगी, वो जो प्रॉब्लम आएगी तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल एसिड है तो इसकी क्या लिखी जाएगी, बेसिसिटी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बेसिसिटी मतलब क्या होगा, हमारे पास H2SO4 है, बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस टू बी रिप्लेस्ड, कितने हाइड्रोजन के आइंस को रिप्लेस किया जा सकता है। जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है वो रिप्लेसेबल होते हैं। यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं जो आइंस हैं वो सल्फर के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो फिर इसका मतलब है जो बेसिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन सुनिए, बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितने H पॉजिटिव आइंस को हम लोग मतलब रिलीज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वही हाइड्रोजन के आइंस रिलीज हो सकते हैं जो सल्फर से अटैच नहीं है। अगर सल्फर के साथ अटैच होंगे तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको अपन रिप्लेसेबल कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे सल्फर के साथ नहीं जुड़े हुए डायरेक्टली, इसलिए दोनों के दोनों रिप्लेसेबल हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। अभी हमारा ये ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट हुआ है, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी यूनिट ठीक है, सही है। अब नॉर्मेलिटी पता करनी है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया है, 0.2। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सॉल्यूशन जो है वो 250 है लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर मुझे इसको लीटर्स में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 1000 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। सो यू विल गेट 4 एंड वी विल गेट 0.8। नॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल एन यूज़ कर दो, जैसे मोलैरिटी के लिए अपन कैपिटल एम यूज़ करते हैं। और ये हमारा डन हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आई होप, मैं नहीं कहूँगा प्रॉपर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पक्की बात है आपको डन हुआ होगा। यस, ठीक है। बस याद रखिए मोल्स की जगह पर ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, कुछ भी हो सकता है। अब आप पक्की बात है जब बुक में से ऐसे क्वेश्चंस करके देखोगे तो आपको ये लगा कि ये कैसे करें। अब आप पक्की बात है उसको सॉल्यूशन को देख के कुछ ना कुछ गेन ज़रूर कर लोगे। और अगर आप ये बात दिमाग में बिठा लो कि अगर मोलैरिटी की मल्टीप्लाई वैलेंसी, एसिडिटी या बेसिसिटी से कर दे तो फिर मेरे को क्या मिल जाती है, नॉर्मेलिटी मिल जाती है। फिर तो जमीन बढ़िया बात है, फिर तो आपकी
कोई कन्फ्यूजन दूर ही नहीं होनी, सॉरी कोई कन्फ्यूज़न रहनी ही नहीं, क्योंकि मोलैरिटी आप निकाल दोगे वो तो आपको बिल्कुल क्लियर है, उसकी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी बाकी है वैलेंसी के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ। जब वो क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो कैलकुलेट होगी। ओके चलिए उसके बाद करते हैं लास्ट वन, दैट इज फॉर्मेलिटी। बहुत ईजी है। नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी जो है, अगर आपको मोलैरिटी क्लियर है तो फॉर्मेलिटी क्लियर करना बेहद आसान होगा। फॉर्मेलिटी के लिए भी टर्म का फर्क है बस, ठीक है, वो टर्म मैं आपको लिखवा देता हूँ। फॉर्मेलिटी इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ solute डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लो खत्म कहानी। इसका मतलब क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या चीज़ है। जो मोलैरिटी होता है वो आपका बनता है कोवैलेंट कंपाउंड के वाले, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं मोलैरिटी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास मोल्स निकल कर आते हैं और आप मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास लगा लेते हो। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, फॉर्मेलिटी लगता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। मतलब अगर मेरे पास कोई आयोनिक कंपाउंड है जैसे कि NaCl जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, या मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, या मेरे पास लेट मी से MgSO4 है, बस जिसमें आयंस बनेंगे, आयनिक कंपाउंड आयंस बनेंगे, तो उसके लिए हम लोग मोलैरिटी नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते। आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो फॉर्मेलिटी किन के लिए यूज़ की जाती है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है। तो नीचे तो देखिए सेम चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मोलैरिटी में भी था। मोल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट, और इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, मास अपॉन मोलर मास अपन करते थे। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, जितना भी मास गिवन होगा, गिवन मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट की। ऊपर तो वही आएगा गिवन मास, नीचे मॉलिक्यूलर मास की जगह पे क्या लिख देंगे, फॉर्मूला मास। खत्म कहानी। मॉलिक्यूलर मास को किसने रिप्लेस कर दिया, फॉर्मूला मास ने यूज़ कर लिया। वो बस बात ये कि आयनिक कंपाउंड है तो नाम चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ तो सेम ही चीज़ है, बस ये आयनिक कंपाउंड के लिए था और वो कोवैलेंट के लिए। तो ये कहानी आपकी फॉर्मेलिटी वाली कंप्लीट होती है। और आई थिंक इसकी बस यूनिट वगैरह कुछ दी है, यूनिट इन्होंने M ही यूज़ की हुई है, कैपिटल M ही यूज़ की हुई है इन्होंने यूनिट। तो मैं चेक कर लेता हूँ बाकी। ठीक है, यही चीज़ है, सही है, ऐसे याद रखो। चलो तो ये तो हो गए तीनों फॉर्मूले डिस्कस। आप एग्जाम्पल्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। NCERT में नहीं मिलेगा आपको रेफरेंस बुक्स में से मिल सकते हैं या इंटरनेट से मिल सकते हैं, लेकिन NCERT की बुक में नहीं मिलेंगे ये। NCERT के +1 में ये कवर नहीं किए हुए। अच्छा, उसके बाद अपन एक बात की थी, अगर आपको याद हो, कि अगर मेरे पास एक गिवन मोलैरिटी वाला सोल्यूशन है और मैं उसे डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसमें क्या था कि जो सॉल्यूट था उसकी अमाउंट क्या रहती थी, सेम रहती थी। याद है ना आप लोग को, ये हमने मोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था कि अगर सॉल्यूट आप सेम रख रहे हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, लेट मी से आप वाटर ऐड कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदलेंगे, तो इसलिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हम लोग लिख सकते हैं।
लेकिन अब अगर मेरे पास सपोज करो दो सॉल्यूशंस हैं अलग अलग, एक की है मोलैरिटी M1V1 और दूसरे की है M2V2। मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। कोई दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा किसी और एसिड का, मान लो ये दोनों एसिडिक सॉल्यूशन है, M2V2 है, और उनको मैंने मिक्स कर दिया तो फिर क्या हो जाता है M3 यानी नई मोलैरिटी M3, वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी दोनों का वॉल्यूम प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, आप उनको मिक्स कर दो, वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए, तो फिर उनकी जो कंबाइंड मोलैरिटी है वो M3 होगी और वॉल्यूम टोटल हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये चीज़ है जो आपको फॉर्मूला याद रखना है। नॉर्मेलिटी के लिए भी ये दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 एंड N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्लियर? तो सही है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पर फिनिश हुआ। तो आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर करिएगा, रिवीजन ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।